डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि नॉर्मल और टॉपर की अप्रोच के बारे में, कि एक नॉर्मल जो एस्पिरेंट होता है वो कैसे सोचता है और एक टॉपर का जो माइंडसेट है आज उसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि वो लोग कैसे सोचते हैं, क्यों वो लोग टॉपर्स हैं और बाकी लोग एस्पिरेंट्स ही बनकर अपनी पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। सो क्या डिफरेंस है एक नॉर्मल अप्रोच में, टॉपर्स के माइंडसेट में, आइए उसको देखते हैं। और टॉपर्स से सिर्फ और सिर्फ आप ये नहीं देखते हो कि चकाचौंधी मिलती है, आईएएस आईपीएस बन जाते हैं, गाड़ियां मिल जाती हैं, बंगले मिल जाते हैं, नहीं। आप टॉपर्स से सीखो कि वो कैसे सोचते हैं, कैसे लिखते हैं, उनके हर एक बिहेवियर, एटीट्यूड, उनका जो बॉडी लैंग्वेज है, उनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। दैट इज वाई वो आज उस पोस्ट पे हैं। तो सिंपल सी बात है, एक गेम का नियम याद रखिए, अगर गेम में, किसी भी गेम में अव्वल आना है, यानी कि अगर आपको टॉप पे आना है, तो उस गेम के रूल्स सीखो उस व्यक्ति से जो वहां पर टॉप पर पहुंचा हुआ है। तो उन्हीं से हम लोग सीखते हैं। आज मैं आपको 3 कॉपीज दिखाने वाला हूं। एक है ऐश्वर्यम प्रजापति मैम की, एक आपको यहां पे देखने को मिलेंगे अनिमेश प्रधान सर की जो कॉपी है, और एक आंसर जो है हमारे आदित्य श्रीवास्तव सर ने लिखा है। इन तीनों आंसर्स को हम लोग देखते हैं और देखते हैं कि इन तीनों ने सेम ही क्वेश्चन पे आंसर लिखा है। विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज थी, वहां पर इन लोगों ने ये आंसर लिखा था, उसी को हम लोग एनालाइज करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, द ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म्स ऑफ इंडिया रिफ्लेक्ट द आइडियल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, देखिए। कहते हैं ट्रेडिशनल थिएटर जो फॉर्म्स हैं, ये आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है, और आइडियल्स और इमोशंस शो करता है, रिफ्लेक्ट करता है किसकी, हमारी सोसाइटी की। तो इन्होंने क्या करा है, यूपीएससी ने आर्ट प्लस सोसाइटी को इंटरलिंक कर दिया है यहां पर, और एक क्वेश्चन यहां पर बना दिया है। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। आइए इस क्वेश्चन को भी देखते हैं हम लोग और फिर इस आंसर को भी पढ़ेंगे। और यहीं पे क्वेश्चन का एक पार्ट तो यह है कैसे ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म्स आइडियल्स और इमोशंस पे काम करता है। दूसरा वो ये पूछ रहे हैं इंडिविजुअल का रोल क्या है इस कम्युनिटी में, यानी कि एक इंडिविजुअल रोल भी परफॉर्म करते हैं ये ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म्स। और एग्जाम्पल्स के साथ समझाइए। 150 वर्ड्स का ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है और 10 मार्कर है, जैसा कि आप जानते हैं यूपीएससी का यही स्टैंडर्ड है। अब आप अगर नोटिस करो, ये तीनों क्वेश्चन सेम है, तीनों ने एक ही पे आंसर लिखा है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपको आदित्य श्रीवास्तव सर के द्वारा भी लिखा हुआ मिलेगा। अब यहाँ पे ना देखो, एक चीज ध्यान रखना, मैं पहले डिस्क्लेमर दे रहा हूं, मैं किसी भी टॉपर के आंसर को कंपेयर नहीं कर रहा हूं, ना तो मैं ये बता रहा हूं कौन अच्छा लिख रहा है, खराब लिख रहा है। हम कोई नहीं होते हैं इनके आंसर्स को जज करने वाले। ऑब्वियसली दे हैव सिक्योर्ड दैट पर्टिकुलर रैंक जहां पर हम लोग नहीं हैं। सो उनको हम लोग क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, बट हम उनसे सीख जरूर सकते हैं। तीनों टॉपर्स के आंसर्स को दिखाने का यहाँ पे पर्सपेक्टिव ये है, ऑल इंडिया रैंक 5 हो, चाहे सेकंड हो, चाहे फर्स्ट हो, कि तीनों ने एक ही उसको लिखा है, बट सब्जेक्टिविटी कितनी ज्यादा है और तीनों ने किस तरीके से अप्रोच किया और तीनों का ही आंसर सही है। यानी कि कई बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर एक चीज बताओ, बेस्ट आंसर की क्या डेफिनेशन है। बेस्ट आंसर की डेफिनेशन कुछ नहीं है। उधर एग्जामिनेशन प्रेशर में उतने कम टाइम पीरियड में एक जब प्रेशर होता है, कंटेंट को याद करके अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ विद इन दी वर्ड लिमिट अगर आप एक ठीक ठाक एवरेज आंसर लिख के आ रहे हो तो वही बेस्ट आपके लिए आंसर बन जाता है, क्योंकि वहां पे एग्जामिनेशन हॉल में 20 क्वेश्चन करना भी बड़ा टफ टास्क है। इट्स वेरी इजियर सेड देन डन, है ना। बोलना बहुत आसान है कि ऐसा भी कर सकते थे, वैसा भी लिख सकते थे, यानी कि वही वाली बात है, कोहली को देख के लगता तो है कि छक्का तो हम भी मार सकते हैं, बट जब ग्राउंड में उतरते हो तो वहां की बात ही अलग है। बट खैर, आज हमारा जो फोकस है वो क्या है कि इनके आंसर को पढ़ते हैं और कुछ चीजों को देखते हैं और कुछ चीजों को सीखते हैं। देखिए, स्टार्टिंग करते हैं, ऐश्वर्य प्रजापति मैम ने कैसे अपने आंसर की शुरुआत करी। उन्होंने एक सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया। अगर आप यहां पे नोटिस करिए, इंट्रोडक्शन जो है वो कितने वर्ड्स का है, अगर आप नोटिस कर पाएंगे यहां पे, ऑन एन एवरेज 1 2 3 4 5 6 7, और यहीं पर आप नोटिस करो सेकंड लाइन में भी अप्रोक्सीमेटली 7 ही वर्ड्स हैं, और नीचे भी अगर आप देखते हैं तो 5 से 6 वर्ड्स हैं, यानी कि करीबन 20 से 25 वर्ड्स में इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया है, क्योंकि ये 10 मार्कर क्वेश्चन है एंड दिस इज द आइडियलिस्टिक अप्रोच जो इन्होंने यूज करी है मैम ने। अब आ जाइए, यहीं पे हम लोग देखते हैं अनिमेश प्रधान सर ने किस तरीके से अपना जो इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिया है। क्या इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया है? बिल्कुल दिया है, और इंट्रोडक्शन इनके द्वारा भी कैसा है, देखिए 1
टू वर्ड्स, 3, 4, 5, 6। और अगर आप यहां पे देखिए इन्होंने 6 शब्द ही लिखे हैं सिर्फ और सिर्फ, पर अगर आप इनको टोटल काउंट करते हैं तो यू विल अंडरस्टैंड कि ये भी 20 से 25 वर्ड्स के अंदर ही आ रहा है। तो ये भी 20 से 25 वर्ड्स का ही एक इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं। थर्ड, अगर आप नीचे आते हैं आदित्य श्रीवास्तव सर को देखते हैं, वहां पर इनके द्वारा एक इंट्रोडक्शन दिया गया है और इंट्रोडक्शन इन्होंने भी स्टार्टिंग में ही दिया है और यहीं से इन्होंने शुरुआत करी है। और आप यहां पे वर्ड्स को अगर देखते हैं, इफ यू काउंट द वर्ड्स, मैं ये इसलिए बता रहा हूं आपको क्योंकि बच्चों के दिमाग में बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि सर एक बात बताओ कितने वर्ड्स का होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इंट्रोडक्शन के कितने नंबर्स होते हैं, क्या होता है। ये देखिए टोटल 17 वर्ड्स का ही इन्होंने इंट्रोडक्शन लिखा है। सो इफ यू कैन रियली कोरिलेट विद व्हाट आई एम सेइंग, बहुत लंबा इंट्रोडक्शन लिखने की जरूरत नहीं होती। इंट्रोडक्शन हमेशा 20 से 25 वर्ड्स के अंदर खत्म कर देना चाहिए 150 वर्ड्स का। और अगर यही चीज 250 वर्ड्स की होती है तो हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट अपनी वीडियो के अंदर, बट वहां पे आप देखोगे 35 टू 40 वर्ड्स का ही इंट्रोडक्शन मैक्सिमम दिया जाता है। दैट इज द आइडियलिस्टिक अप्रोच। सो आई होप सो आपको क्लियर है। तो देखिए तीनों ने इंट्रोडक्शन दिया है। फिर अगर आप नोटिस करते हैं कि ऐश्वर्य प्रजापति मैम ने अपने आंसर को स्टार्ट कैसे किया है, तो वो कहती हैं ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म्स ऑफ इंडिया इवॉल्व्ड सिंस एंशिएंट एंड मिडिवल टाइम्स सच एज पपेट्री, डांसेस, म्यूजिक एंड ड्रामा पेंटिंग। अब यहाँ पे एक आइडियलिस्टिक अप्रोच यहाँ पे क्यों दिख रही है, क्यों इन्होंने ऐसा इंट्रोडक्शन दिया है? बिकॉज क्वेश्चन है आर्ट एंड कल्चर का, इन्होंने अपने एंशिएंट इंडिया से उसे कनेक्ट कर दिया है। सो दिस इज काइंड ऑफ अ इंट्रोडक्शन। अब आप देखिए अनिमेश प्रधान सर ने किस तरीके से अपने आंसर को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा है। ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म्स ऑफ इंडिया मिरर दी सोशो कल्चरल पार्लेंस ऑफ इंडियन सोसाइटी अलॉन्ग विद स्ट्रेंथनिंग द कल्चरल हेरिटेज ऑफ द कंट्री। ये देखो इनके आंसर में भी आर्ट एंड कल्चर से ही रिलेटेड आपको देखने को मिलेगी स्टार्टिंग। और वो क्यों हो रही है? क्योंकि क्वेश्चन ही आर्ट एंड कल्चर का है। सो आप देखिए वो बार बार एग्जामिनर के माइंड में रीइंफोर्स करते हैं कि हमें क्वेश्चन समझ में आ गया है भाई साहब कि आर्ट एंड कल्चर से आप पूछ रहे हैं और हमें ये बात समझ में आती है कि इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस क्या है। और आप अगर यही चीज नोटिस करेंगे आदित्य श्रीवास्तव सर का भी, तो उन्होंने क्या लिखा है? रिसेंटली रामलीला एंड मुदियट्टू वर रिवॉर्डेड एज इंटैंजिबल हेरिटेज एंड आर ऑलरेडी देयर इन यूनेस्को इंटैंजिबल लिस्ट। इन्होंने भी आर्ट एंड कल्चर के कल्चरल हेरिटेज को यहाँ पे बढ़ावा दिया है, बताया है कि इंटैंजिबल हेरिटेज बना है, यूनेस्को की बात करिए, यानी कि इन्होंने भी आर्ट एंड कल्चर से उसको इंट्रोड्यूस करा है। फिर तीनों के इंट्रोडक्शन में एक और चीज आप कॉमन देखेंगे और वो क्या है कि इन्होंने जो वर्ड्स यहाँ पे यूज किए हैं वो, अगर आप गैप देखो सारे शब्दों में एक क्लियर कट गैप देखने को मिलेगा आपको। ऐसा नहीं है कहीं पे ज्यादा है कहीं पे कम है, और मतलब एक सिमेट्रिकल चीजें देखने को मिलेंगी। सिमिलरली आप सर का देखिए, अगर अनिमेश सर का देखो, हर एक वर्ड में एक बराबर गैप देखने को मिलता है। और ये कैसे आता है? जब आप आंसर को बहुत ज्यादा लिख लेते हैं, प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे तो ये चीज आपको ऑटोमेटिकली समझ में आने लग जाएगी। किसी का भी आंसर देख लीजिए, कोई भी टॉपर हो, उनमें आप एक चीज कॉमन देखेंगे, हमेशा एक गैप मेंटेन करते हैं और यहीं से नीटनेस, क्लीनलीनेस और जो प्रेजेंटेशन स्किल्स है वो एंश्योर होती हुई देखने को मिलती है। खैर वापस आते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन पे इन तीनों के, और फर्स्ट इंट्रोडक्शन को देखते हैं। ऐश्वर्य प्रजापति मैम ने अपने आंसर को एक थियोरेटिकल एस्पेक्ट दिया, एक कल्चरल एस्पेक्ट दिया और एक बहुत ही नॉर्मल इंट्रोडक्शन लिखा है। यानी कि उन्होंने क्या करा, सिर्फ और सिर्फ उस चीज को बता दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया, लिंक कर दिया। अगर आप यही चीज अनिमेश सर का देखेंगे तो इन्होंने क्या करा, क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उससे कहीं ना कहीं उसको रीइंफोर्स करने की कोशिश करी है कि मैं क्वेश्चन समझ चुका हूं, क्या बोल रहे हो आप, और उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल किया है। जैसे आप देखिए, स्ट्रेंथनिंग द कल्चरल हेरिटेज, मिररिंग द सोशो कल्चरल पार्लेंस ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो देखो इंडियन सोसाइटी यहां पर भी दे रखा है, इन्होंने यहां पर भी लिखा है। इन्होंने ये भी बताया है कि कम्युनिटी की बात हो रही है, इन्होंने भी बताया है कि कंट्री और कम्युनिटी की यहां पे बात हुई है। फिर वो ये भी बोल रहे हैं कि आइडियल्स एंड इमोशंस की बात हो रही है, इन्होंने भी ये चीज बताई है, मिरर और सोशियो कल्चरल पार्लेंस की यहाँ पे डिस्कशन हुआ है। सिमिलरली आप अगर थर्ड देखते हैं, आदित्य सर ने कैसे शुरुआत करी है। आदित्य सर ने यहाँ पे
करंट अफेयर्स से शुरुआत करी है, यानी कि करंट का एक टॉपिक ले लिया और उस न्यूज को यहां पे इंट्रोडक्शन बना दिया। सो देखो, अब आप बोलो कौन सा बेस्ट तरीका है, बेस्ट है उस समय जो याद आ जाए, बट हाँ, तीनों का ही सब्जेक्टिव आंसर है और बेहतरीन तरीके से तीनों ने शुरुआत करी है। चाहिए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि इन्होंने अपने आंसर को किस तरीके से स्ट्रक्चराइज किया है। अब मैं अगर स्ट्रक्चराइज की बात करूं यहां पे, तो दोस्तों एक चीज आप नोटिस करोगे, तीनों का कॉमन देखने को मिलेगा, इन्होंने किस तरीके से सब हेडिंग इमीडिएटली आफ्टर इंट्रोडक्शन डाल दी। और वो सब हेडिंग में क्या है, दे रिफ्लेक्ट द आइडियल्स एंड इमोशंस ऑफ सोसाइटी। ठीक है, यहां पे आप देखिए, ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म्स रिफ्लेक्ट द आइडियल्स ऑफ सोसाइटी, और इनका भी आप देखिए, दे रिफ्लेक्ट द आइडियल्स एंड इमोशंस ऑफ सोसाइटी। क्या तीनों में कोई चीज कॉमन देखने को मिल रही है आपको? हाँ। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं यहां पे कि इन तीनों को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है कि एग्जामिनर जो पूछता है वो ही बताना होता है, यानी कि डोंट डेविएट टू मच। बहुत ज्यादा अगर आप डेविएट होंगे अपने टॉपिक से तो एग्जामिनर को ये लगता है कि सिर्फ वर्ड लिमिट को पूरा करने के लिए आप उसको पागल बना रहे हो, चला रहे हो। तो इन्होंने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया इमीडिएटली जो क्वेश्चन में पूछा गया। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया, पहला पार्ट, हाउ डज इट रिफ्लेक्ट द आइडियल्स एंड इमोशंस ऑफ द सोसाइटी। इन्होंने इमीडिएटली वो लिख दिया। इन्होंने यहां पर ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म्स को एक्सप्लेन नहीं किया है। देखो आप मेरी बात समझो, इनके पास नॉलेज नहीं थी क्या इनको नहीं पता था कि ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म्स क्या होते हैं? इनके पास तो बेहतरीन नॉलेज थी ना इस चीज की, बट इन्होंने इस चीज को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, उल्टी नहीं करी नॉलेज की। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो एग्जामिनर ने पूछा है वही बताया। सिमिलरली आप यहां पर भी देखिए, अनिमेश सर ने भी क्या करा, डायरेक्टली यहां पर स्टार्ट कर दिया। यानी कि ये कोई बात नहीं है, कोई भी आपको यहां पे थिएटर फॉर्म्स को एक्सप्लेन करता हुआ नहीं मिलेगा। आर्ट एंड कल्चर के स्टैटिक पोर्शन की नॉलेज को इस्तेमाल तो कर रहे हैं, पर डायरेक्टली वहां पे लिख के कोई नहीं आ रहा है। आदित्य श्रीवास्तव सर ने भी सेम चीज करी है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने थिएटर फॉर्म्स को एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने आंसर को क्वेश्चन की भांति ही सॉल्व करने की कोशिश करी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीनों ने अपना जो है यहां पर एक अंडरलाइनिंग वाला जो पोर्शन है, देखो तीनों ने पूरा पूरा कंप्लीट किया है। मैम ने जो है पूरा बॉक्स के अंदर बनाया, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द आइडियलिस्टिक सिचुएशन, आप यूं भी बना सकते हैं। और सर का अगर आप देखें, इन्होंने भी बॉक्स के अंदर बना रखा है, तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है। बट आपको ये बताया जा रहा है, सब हेडिंग जब भी बनाई जाए तो क्या करो, हमेशा सब हेडिंग बनाते वक्त ये नियम है कि उसको अंडरलाइन करो, उसको बॉक्स में डालो, ताकि एग्जामिनर को ये समझ में आए कि तुम्हें क्वेश्चन का जो पैरामीटर है वो समझ में आ गया और डायरेक्टली तुम इस पे कूद चुके हो, यहां पे आ चुके हो। चलिए अब बात करते हैं इसके बाद क्या चीज यहां पे आई है। अब इन्होंने स्टार्ट करा समझाना कि हाउ डज इट रिफ्लेक्ट द आइडियल्स एंड इमोशंस ऑफ द सोसाइटी, कैसे डांस फॉर्म करते हैं। फिर यहां पे देखिए डांस फॉर्म के बारे में बताया, फिर पॉइंट्स में म्यूजिक के बारे में बताया। फिर जब म्यूजिक वाला सेकंड पॉइंट खत्म हुआ तो फिर इन्होंने थर्ड पॉइंट में आप यहां पे देखेंगे कि पपेट्री के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन किया, पेंटिंग्स के बारे में एक्सप्लेन किया, डांस फॉर्म के बारे में एक्सप्लेन किया, म्यूजिक के बारे में एक्सप्लेन किया। यानी कि जो मैम ने यहाँ पे लिखा था, पपेट्री, डांस, म्यूजिक और पेंटिंग, ये चारों पॉइंट्स को वापस इंट्रोडक्शन से कनेक्ट करा। इसे कहते हैं फ्लो ऑफ द आंसर। इसे कहते हैं दोस्तों, जो आप मेरे से पूछते हो ना कि फ्लो क्या होता है, ये होता है फ्लो। एग्जामिनर को फ्लो समझ में आया कि इंट्रोडक्शन में जो लिखा उसी से डिफाइन करता हुआ आंसर भी यहाँ पे आया है। अब सिमिलरली अनिमेश सर का अगर आप देखोगे, इन्होंने भी क्या करा, हाउ डज द ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म्स रिफ्लेक्ट द आइडियल्स ऑफ द सोसाइटी, इट प्रोपगेट सोशल वैल्यूज। अब देखो सोशल वैल्यूज, सोशियो कल्चरल, लिंक करो यहां पे। इन्होंने भी अपने इंट्रोडक्शन से ही कनेक्ट करा है। कैसे माइथोलॉजिकल जो स्टोरीज हैं उसके बारे में बताया जाता है, कैसे आर्ट फॉर्म्स एक्सप्रेस होती है, कैसे कल्चरल यूनिटी आती है, कल्चरल इंटीग्रेशन, कल्चरल हेरिटेज, बार बार रीइंफोर्स कर रहे हैं एग्जामिनर के माइंड में। देखिए मिरर्ड कल्चरल डाइवर्सिटी, और यहां पे वर्ड यूज किया था मिरर। अगेन आप नोटिस करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये सारी चीजें हमें समझ में आए कि हम बार बार अपने जो आंसर्स हैं उसको कैसे रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। यहां पे भी आप देखिए यूनेस्को में आया रामलीला मुडियट्टू, और यहीं पे आप नोटिस करेंगे कि मुडियट्टू, ये देखो मुडियट्टू यहाँ पे सर ने मेंशन कर दिया और रामलीला यहाँ पे मेंशन कर दिया, यानी कि अपने आंसर्स को फ्लो में डाल दिया। इंट्रोडक्शन से कुछ ना कुछ ऐसा लिखा जो लिंक होता हुआ देखने को मिलता है। तीनों ने ही अपने आंसर्स में
ये चीज मेंशन करी है। सो फ्लो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कैन लर्न फ्रॉम दी टॉपर्स माइंडसेट। चलिए एक चीज और देखिए, तीनों की आंसर के अंदर जो प्रेजेंटेशन है वो कितनी बेहतरीन है। प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है, किस तरीके से लिखा है, कितना अच्छी तरीके से अंडरलाइन करा है, फालतू चीजों को अंडरलाइन नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ काम की चीजों को अंडरलाइन किया, यानी कि एग्जाम्पल्स को अंडरलाइन किया है, की पॉइंट्स को अंडरलाइन किया है, जिस पे एग्जामिनर का ध्यान जाए उस पर ही सिर्फ और सिर्फ अंडरलाइनिंग करी गई है। जैसे देखिए, अगेंस्ट सती एंड चाइल्ड मैरिज, दंड नाच ऑफ उड़ीसा जो है, रास्य एंड भवाई जो है, यहाँ पे देखिए जतरा वेस्ट बंगाल का जो है, सोशल गेट अ चांस टू एक्सप्रेस इंडिविजुअल टैलेंट, विनिंग ऑस्कर्स इन नाटू नाटू, जो चीज पे ध्यान जाना चाहिए वहां पर बिल्कुल बखूबी से अंडरलाइन किया गया है। ऐसे ही आदित्य सर ने भी कैसे कर रखा है, यहाँ पे देखिए रामायणा, कृष्ण लीला, रमनन, लव, नेचर सेंट्रिक लाइफ, ये की पॉइंट्स हैं सारे के सारे। एल्ट्रिस्टिक, ओडिशा, यहां पे आप देखिए पुरुषोत्तम, प्रिजर्व देम, ये देखिए। तो प्रेफरेंसेस, लाइफ, ये सारे कीवर्ड्स हैं जो बार बार एग्जाम में आप रीइंफोर्स करिए एग्जामिनर के माइंड में कि हमें क्वेश्चन समझ में आ गया भाई, हमने उसको कनेक्ट भी कर दिया है। अच्छा, अब फाइनली एक तीनों का चीज देखते हैं। तीनों ने कंक्लूजन भी मेंशन किया है, अपने आंसर्स को कंक्लूड करने की पूरी अच्छी तरीके से कोशिश करी है। Thereby, theaters traditionally were a means of socialization, need to preserve them for future generations. ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक, मैं हमेशा अपने बच्चों को बोलता हूं कि ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक से एंड करो। ये देखिए, सिमिलरली आप देखिए, with India winning Oscars in 2023 for Natu Natu, the seeds of such marvel traces back to rich heritage of traditional theatre in India. Again, एक ऑप्टिमिज्म देखने को मिला है कि एक होप है यहाँ पे। थर्ड, यहां पे देखिए मैम का, इंडियन ट्रेडिशनल आर्ट रिफ्लेक्ट्स अ ह्यूज रिपोजिटरी ऑफ कल्चर एंड सेंटिमेंट्स, ये भी कहीं ना कहीं एक ऑप्टिमिस्टिक लेवल पे यहां पर एंड करा गया है। चलिए क्वेश्चन का एक और यहाँ पे हम लोग पैमाना देखते हैं, और वो क्वेश्चन का पैमाना क्या था अगर आप नोटिस कर पा रहे हैं, दैट वाज इंडिविजुअल का रोल भी बताना था आपको कम्युनिटी में क्या है। अब देखो इन्होंने क्या करा, सेकंड पार्ट को अलग से रिफ्लेक्ट करा, इंडिविजुअल्स रोल। ये देखिए आप नोटिस करिए, यहाँ पे इंडिविजुअल रोल को स्पेशली यहाँ पे दिखाया गया है कि इंडिविजुअल का रोल क्या है। सिमिलरली यहाँ पे भी आप अगर नोटिस करें, इंडिविजुअल्स रोल इन कम्युनिटी, इन्होंने भी इस आंसर के अंदर इंडिविजुअल रोल को रिफ्लेक्ट करा है। और देखो, रिफ्लेक्टिंग इंडिविजुअल्स रोल इन कम्युनिटी अलग से यहाँ पे दिखाया है। मेरे कहने का मतलब क्या है, एग्जाम के अंदर ज्यादा लिखने से नंबर्स नहीं मिलते, सारे पार्ट्स को सब्सटैंशियली डिवाइड करने से, अच्छी तरीके से उसको बाइफरकेट करने से, और सब पर जितना लिखना है उतना लिखने से ही नंबर्स मिलते हैं। कोई भी ऐसा पॉइंट आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा जो आपकी किताबों में नहीं है। आप इन तीनों का आंसर्स पढ़ लीजिए, इन तीनों के आंसर्स में कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा जो कहीं पे किताब में मेंशन नहीं है। सब कुछ किताबों में मेंशन्ड है, चाहे वो थोलू हो, चाहे वो लवकुथु हो, कुछ भी, एनीथिंग, कथक हो, हर चीज, नायक नायिका हो, हर टॉपिक यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर के अंदर दे रखा होता है। पर यहाँ पे क्या दिखाया इन्होंने, अपनी स्टैटिक नॉलेज को किस तरीके से इंप्लीमेंट करते हुए देखने को यहाँ पे मिले हैं। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे आप देखिए, तीनों का कंटेंट अप्रोक्सीमेटली सेम है, बस प्रेजेंटेशन का तरीका अलग अलग है। अनिमेश सर ने क्या करा, ये एक बहुत ही अच्छी चीज करी, वेरी नाइस प्रेजेंटेशन। अगर मैं आपको कहूं, इन्होंने क्या करा, एक छोटा सा मैप बना दिया और उसमें भारत को भी दिखा दिया, क्योंकि इंडिया की बात हो रही है, कल्चरल इंटीग्रेशन की बात हो रही है, और यहाँ पर अपनी स्टैटिक नॉलेज का प्रदर्शन करते हुए अपने एक नंबर एक्स्ट्रा खींच लिए किसी और के मुकाबले। तो ये एक अच्छी अप्रोच है अगर आप समझ पा रहे हैं तो। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू फ्रॉम ऑल दीज आंसर्स इज, माइंडसेट को पकड़ो, ये पॉइंट्स को ध्यान रखो, अपने एग्जाम में फ्लो को पकड़ो। आप कोशिश करो इंट्रोडक्शन कंक्लूजन जो है वो हमेशा 20 से 30 वर्ड्स के हो। अगर आप इनका कंक्लूजन भी देखो 20 से 30 वर्ड, अगर आप ऊपर कंक्लूजन देखो ये भी मुश्किल से 15 वर्ड्स, अगर आप ऊपर कंक्लूजन देखो 10 से 15 वर्ड्स, यानी कि कंक्लूजन में आपको बहुत ज्यादा नहीं है। इनका मेन मैटर कहां है, मेन मैटर्स है यहाँ पे मेन बॉडी पार्ट में। ये है मेन बॉडी पार्ट, आप देखो ये मेन बॉडी पार्ट, इसमें सबसे ज्यादा इन लोगों ने अपनी जो नॉलेज है उसको सही ढंग से प्रेजेंट किया है।
अब अगली वीडियो के अंदर मैं आपको क्या बताने वाला हूं, अगली वीडियो के अंदर हम लोग मेन बॉडी पार्ट्स को तोड़ेंगे, देखेंगे किस तरीके से वो अपने आंसर्स को प्रेजेंट करते हैं, फिर एग्जांपल्स कैसे लिखते हैं, कहां पे डेटा लिखते हैं, किस तरीके से अंडरलाइनिंग की जाती है, और इसके बारे में हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर सच अमेजिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच।